हेलो स्टूडेंट्स, आपने लॉज ऑफ मोशन जो एनसीईआरटी के चैप्टर 5 में आप पढ़े हैं, फ्रिक्शन का स्टडी आपने किया है लास्ट क्लास में, जिसमें कि आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? तो जब किसी इनक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट को रख करके आप उस प्लेन के एंगल को यदि बढ़ाते हैं, जैसे ये हो गया इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया। यदि इस पर आप एंगल को बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि बॉडी जो है जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाते हैं। इस समय जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो चलिए डिफाइन करिए, मैं बोलता हूं। इट इज एन एंगल of inclination of an inclined plane corresponding to which a body on it comes in condition of limiting equilibrium inside bracket just to slide। अब आप जान चुके हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की मीनिंग, आपने जाना लास्ट क्लास में। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के कंडीशन में कोई भी बॉडी जो है जस्ट टू स्लाइड के कंडीशन में आ जाते हैं। अब जस्ट टू स्लाइड के कंडीशन में जब बॉडी होंगे, एक्सेलरेशन उसका 0 होता है। तो ये सारी बातें लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है। और मैं बोलूँगा कि यदि आप में से किन्हीं को पीछे की लेक्चर्स की ज़रूरत हो तो वहाँ पर आप हैश ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में यूट्यूब पर टाइप करिए हैश ठाकुर सर, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे पीछे के। अब लेट अस सपोज ये है हमारा इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट, ब्लॉक ऑब्जेक्ट जो भी है, जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन में है। इस समय इंक्लाइंड प्लेन की ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, दिस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज एंगल ऑफ रिपोज। अब ये बॉडी जस्ट स्लाइड के कंडीशन में, जस्ट टू स्लाइड जिसको लिमिटिंग इक्विलिब्रियम बोलते हैं, तो जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन में है। ये ब्लॉक हमारा इंक्लाइंड प्लेन पर, फोर्सेस को दिखाइए। ब्लॉक का वेट, बॉडी का वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन, ये लिया हमने आर। बॉडी नीचे स्लाइड करना चाहता है एंड सो इस पर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। और जैसा कि आप जान चुके हैं, जस्ट टू स्लाइड के कंडीशन में, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, हम लोगों ने उसको FL से नोट कर लिया है। फिर हमने आपको लास्ट क्लास में बताया है लिमिटिंग फ्रिक्शन को FL भी बोलते हैं, FMS भी बोलते हैं, FS मैक्स भी बोलते हैं। ये सारी चर्चाएं कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब आइए, 3 फोर्सेस बॉडी पे काम कर रहा है, दिखा लिया हमने। फोर्स की प्रॉब्लम है एंड सो फोर्स की वही 3 स्टेप्स जो हमने आपको सिखाया है पीछे, तो यूज करते हैं। mg को रिजॉल्व करते हैं अलोंग लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। अब परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन, अलोंग लाइन ऑफ मोशन, जो लाइन है इन दोनों के बीच ये एंगल 90 डिग्री। अब mg और परपेंडिकुलर टू द प्लेन के बीच एंगल, जैसा कि पीछे डिस्कस हो चुका है, ये एंगल परपेंडिकुलर टू प्लेन और mg के वेट के बीच एंगल वही होते हैं जो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन एंगल है। नाउ कंपोनेंट ऑफ mg क्या होगा? mg cos थीटा
जिस लाइन से वेक्टर का एंगल उस लाइन पे कंपोनेंट cos थीटा लगाने से मिलता है, फिर परपेंडिकुलर लाइन पे कंपोनेंट mg sin थीटा। नाउ बॉडी जस्ट उस साइड की कंडीशन में है एंड सो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। चलिए ये भी लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज 0। अब जैसा कि आपको पता है फोर्स की प्रॉब्लम में हम लोग मोशन के लाइन के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m into e करते हैं, फिर परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m into e करते हैं। आइए पहले अलोंग इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा, mg sin थीटा फोर्स डाउनवर्ड माइनस fl फोर्स अपवर्ड। नाउ रिजल्टेंट फोर्स निकाला, m into a करते हैं बट a है 0 एंड सो m into a will be 0, therefore fl इक्वल टू mg sin थीटा। तो देखिए कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स होगा, ये निकल गया हमें। एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन देयर इज नो एक्सेलरेशन, इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन r इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब देखिए जो मैं पीछे भी बोला हूं फिर से बोल रहा हूं, आपको टाइम की बचत करने की कोशिश हम लोग करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम हमें करना होता है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में। एंड सो यदि एक्सेलरेशन होता है 0 तो फिर वन साइड फोर्स अपोजिट साइड फोर्स, वन साइड फोर्स अपोजिट साइड फोर्स इक्वल होते हैं, तो डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। r इक्वल टू mg cos थीटा, क्यों? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन 0 है। इसको इक्वेशन 2 ले लें। अब तो ये सोल्यूशन करने के लिए अब इसको इससे मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, fl अपॉन r इक्वल टू mg कैंसल, इधर हो गए tan थीटा। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, अब ये क्या है म्यू s, जैसा कि आप लिखे हैं पिछले क्लास में जहां लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़े हैं। म्यू s इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। नाउ दिस इक्वल टू क्या आ गया tan थीटा। एंड सो यदि एंगल ऑफ रिपोज कभी मालूम है तो वहां से हम म्यू एस निकाल सकते हैं tan थीटा लेकर, या फिर एंगल ऑफ रिपोज फिर हमें चाहिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। तो इस तरह से वाइस वर्सा, ये मालूम है ये निकल जाएगा, ये मालूम है ये निकल जाएंगे, तो ये है एंगल ऑफ रिपोज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। अब यदि हम रिएक्शन फोर्स R और FL दोनों का रिजल्टेंट लें, तो R और FL के जो रिजल्टेंट होते हैं, ये रिजल्टेंट फोर्स R के साथ में जो एंगल बनाता है, इस एंगल को नाम मिला है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आइए देखते हैं क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो डिफाइन करें पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कुछ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, चलिए पहले इसको डिफाइन कर लें। तो डिफाइन करिए, इट इज एन एंगल ब्रैकेट में फाई, इसको फाई से मैं डिनोट कर दे रहा हूं, फाई। इट इज एन एंगल ब्रैकेट में फाई formed by the resultant of force of normal reaction on an object and the limiting friction inside bracket FL लिख लें on the object with the force of normal reaction, ब्रैकेट में R लिखते हैं इसको भी, when the object is in limiting equilibrium on a surface। तो आइए ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या है फिगर से समझें इसको। तो कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी
को लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में लेना है एक सरफेस पर, सरफेस हॉरिजॉन्टल लें, इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, जैसा भी हो सरफेस, तो एक सरफेस पर एक बॉडी हमारा, एक ब्लॉक बॉडी जो भी है, ये है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, दिस इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन में है। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, 0। अब इस बॉडी पर फोर्सेस दिखा रहे हैं, बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखा लिया r। अब बॉडी में स्लाइडिंग टेंडेंसी उधर के तरफ है, इसके लिए कोई फोर्स सपोज कर लें, मान लीजिए कि F फोर्स से हमने खींचा, ड्यू टू दिस फोर्स F बॉडी इज इन कंडीशन ऑफ जस्ट टू स्लाइड, बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अब इस समय बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमने FL से डिनोट करा है, वेक्टर FL, रिएक्शन फोर्स को भी R वेक्टर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमें FL और R का रिजल्टेंट निकालना है, एंड सो वेक्टर फॉर्म में इसको लेना होगा हमें। अब दोनों के टेल को ज्वाइन करिए, पहले FL की टेल, R की टेल को ज्वाइन करिए, तो थोड़ा इसको FL को शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करके यहाँ पर R को भी थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, दोनों की टेल को ज्वाइन कर दिया हमने। नाउ अब इन दोनों का ले रहे हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स ले रहे हैं R और FL का रिजल्टेंट ले रहे हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट ये परपेंडिकुलर मान के चलेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन है ये। नाउ अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये R नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये R है हमारा। अब R और FL का रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ, दो वेक्टर का टेल यहाँ मिलता है, एंड सो डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट को मैं N से डिनोट कर रहा हूँ। अब यही जो रिजल्टेंट है किसका किसका, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन बॉडी, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दोनों का ये जो रिजल्टेंट N है, इसने जो एंगल फॉर्म किया R के साथ, इसी एंगल को नाम मिला है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन का पता लगाते हैं, तो पहले थोड़ा सा मेंशन कर दें, इन फिगर N वेक्टर इज R वेक्टर प्लस FL वेक्टर, मतलब दिस इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब इस एंगल का हम tan ले रहे हैं, कुछ नाम रख लेते हैं, सपोज O A B, यहाँ पर C लिख रहे हैं इस कॉर्नर पर C। नाउ tan फाई यदि लेते हैं इस ट्रायंगल में, OAB ट्रायंगल में, AB अपॉन OA, दिस इज AB अपॉन OA। नाउ AB के जगह पर OC लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों लाइन की लेंथ इक्वल है, रेक्टेंगल है, आमने सामने की जो साइड्स है लेंथ इक्वल, एंड सो OC लिख सकते हैं AB के जगह पर, अपॉन OA को OA छोड़ दें। अब OC की लेंथ FL को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो FL अपॉन OA की लेंथ R को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपॉन R। अब आपको जैसा कि पता है tan फाई, ये फाई एंगल है हमारा, फाई एंगल, दिस फाई एंगल। नाउ FL अपॉन R, जैसा कि आपको पता है ये म्यू एस है, तो दिस इज म्यू एस। अब आप फिर देखें क्या आया है, यदि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमें मालूम है, तो ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है इसका tan लेने से हमें मिल जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब म्यू एस इक्वल टू यदि करें, तो म्यू एस इक्वल टू tan फाई, या फिर यदि फाई निकालना है तो फाई इक्वल टू कर दीजिए, फाई इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, इस तरह से म्यू एस
म्यू एस की मदद से एंगल ऑफ रिपोज निकला, एंगल ऑफ रिपोज थीटा का tan लिया तो म्यू एस मिला, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी tan लेने से हमें म्यू एस मिल जाते हैं। अब यदि फाई निकालना है, थीटा निकालना है तो फिर tan इनवर्स म्यू एस। अब आप यहाँ से एक बात फिल कर गए होंगे कि यदि टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आपके सेम हैं तो फिर म्यू एस होता है सेम, एंड सो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों आपके सेम हो जाएंगे जैसा कि हम देख रहे हैं। तो फिर यहां से एक बात याद रख लें, एंगल ऑफ रिपोज जिसको हम लोगों ने थीटा सपोज कर लिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, हम लोगों ने थीटा सपोज किया है। एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेकिन फॉर टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, चलिए तो ये टू एंगल्स था, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग थोड़ी जानकारी ले लें कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है, रीजन क्या है फ्रिक्शन का, इसकी जानकारी ले लें थोड़ा। तो फ्रिक्शन एक्चुअली कांटेक्ट फोर्स है। अब कांटेक्ट में कौन कौन से फोर्स की पॉसिबिलिटी है, तो कांटेक्ट में फोर्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। टू मोलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो एक बॉडी दूसरे बॉडी पर रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, ये होता है कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स या तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है या फिर रिएक्शन फोर्स है। अब दोनों के दोनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन से आया हुआ है ये दोनों के दोनों फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स के हमेशा टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है along the surface in contact, ये tangential to surface in contact। तो जो tangential to surface in contact होते हैं कंपोनेंट कांटेक्ट फोर्स का, यही होते हैं फ्रिक्शन। एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, जो कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट होते हैं ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। चलिए इसको मेंशन कर लीजिए। रीजन ऑफ फ्रिक्शन, रीजन ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करिए, मैं बोल रहा हूं। व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू स्लाइड और a body slides on surface of other body, then the force in contact of two surfaces, that is the contact force, नाम बदल रहे हैं, that is the contact force। अब कांटेक्ट फोर्स में क्या है, ब्रैकेट लिख लीजिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर रिएक्शन फोर्स हैज two components, number one has two components. Number one, the component of the contact force tangential to the surfaces,
मतलब क्या, टचिंग द सरफेसेस, टेंजेंशियल टू द सरफेसेस। जैसे मान लीजिए कि दो हाथ ऐसे टच में है, एक हाथ की सरफेस दूसरे हाथ की सरफेस, इस सरफेस को टच करता हुआ फोर्स, इस सरफेस को बिल्कुल टच करता हुआ फोर्स, इसको कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। तो द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेसेस इन contact that opposes relative motion, between those two surfaces, is फ्रिक्शन। यही है फ्रिक्शन। तो कौन सा फोर्स हुआ, गौर कर लें। कॉन्टैक्ट फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स। जो कॉन्टैक्ट फोर्स है टू सरफेसेस के कॉन्टैक्ट में जो फोर्स है उनके टू कंपोनेंट्स होते हैं। वन कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस, या कि अलोंग द सरफेस, टेंजेंशियल टू सरफेस, सरफेस को टच करता हुआ एक कंपोनेंट to the surface in contact that opposes relative motion between those two surfaces। जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उनके बीच जो रिलेटिव मोशन होते हैं, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा सरफेस जो चलता है, चलने की कोशिश करता है, इसको अपोज करता है जो फोर्स, ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। अब जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट, द कंपोनेंट of the contact force, normal to the surfaces, in contact, is normal रिएक्शन। ये है टू फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स के टू कंपोनेंट। अब इसी टू कंपोनेंट पर हमारी नजर रहेगी आगे के चैप्टर्स में कि यदि फ्रिक्शन है तो फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट दोनों हम लोग लेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स का। नहीं, यदि फ्रिक्शन लेस हो गया कहीं सरफेस तो ओनली नॉर्मल कंपोनेंट हम लेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन लेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर नहीं होगा यदि सरफेस स्मूथ हो गया। अब ये जो फोर्स है आपका इलेक्ट्रिकल नेचर का फोर्स, इंटरमोलेकुलर फोर्स, रिएक्शन फोर्स, ये सारे इलेक्ट्रिकल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के फोर्सेस हैं। सब के सब डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएंगे। तो अब यदि कभी फ्रिक्शन फोर्स को कम करना है, कॉन्टैक्ट में फोर्स को कम करना है, तो लोग करते क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, जैसे कोई लुब्रिकेंट वगैरह लगा दीजिए, लुब्रिकेंट यानी चिकनाई, जैसे ग्रीस हो गया लगा दीजिए, तो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस बढ़ा देता है। डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ गया तो फिर वहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स कम हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कम हो जाएंगे तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएंगे। तो यदि फ्रिक्शन को कभी कम करना है तो सरफेसेस में लुब्रिकेंट लगाते हैं, चिकनाई जिसको कहते हैं लगाते हैं, ठीक है। अब फ्रिक्शन हमारा जो है ये फायदेमंद भी है और घाटेमंद भी है। फ्रिक्शन के बेनिफिट्स भी हैं, घाटे भी हैं, एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। क्या है, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये पेन जो हम पकड़े हैं, ये पेन पकड़ के हम लिख नहीं सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ग्रीस लगा दीजिए, जरा इससे लिख करके देखिए, ऐसे ऐसे भाग जाएगा, सीधे हाथ से निकल के उड़ जाएगा। ये जमीन पर, ग्राउंड पर जरा ग्रीस लगा दीजिए। ऐसे ही करना नहीं चाहिए एक्सपेरिमेंट, लेकिन यदि चलने की कोशिश करें, थोड़ा ग्रीस लगा दें, अच्छा फ्लोर हो, साफ सुथरा फ्लोर हो, उस पर ग्रीस लगा दें, अब थोड़ा चलने की कोशिश करें, फिसल के गिर जाएगा इंसान। क्यों, फ्रिक्शन नहीं है तो हमारे पैर को फिसलने से कोई रोक नहीं पाएगा। एंड सो जैसे ही कोई चलता है तो पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं। फ्रिक्शन है तो क्या होता है, हमें फिसलने से रोक लेता है और साथ में फ्रिक्शन हमें एक्सेलरेशन भी देता है।
अब ये बेनिफिट हो गया फ्रिक्शन की, जो चलने में हमें मदद कर रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। कोई गाड़ी है उसको एक्सेलरेशन फ्रिक्शन ही देता है चलने के समय। सब बेनिफिट्स हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन के घाटे भी हैं। कैसे? तो जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, अब ये पार्ट्स में क्या होता है, रगड़ होता है, जिससे कि एनर्जी हीट के फॉर्म में फ्रिक्शन कन्वर्ट कर देता है। तो जहाँ पे फ्रिक्शन होते हैं वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि सोर्स की एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होते हैं, खर्च हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। पार्ट्स जो हैं गर्म होकर के सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है तो फिर वियर टियर टूट फूट जाते हैं। तो ये घाटे भी हैं फ्रिक्शन के, इसलिए कहा जाता है फ्रिक्शन इज एबल। जैसे हमारे मशीन के पार्ट्स को क्या करता है, गर्म करके, घिसने से, गर्म होने से, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट पैदा ले लेता है, पार्ट सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होके घिस जाता है, टूट जाता है। तो क्या कहेंगे, फ्रिक्शन इज एबल। एबल मतलब क्या होता है कि जो हमें परेशान करता है, दुश्मन मान लीजिए। वहीं पर नेसेसरी एबल, ये जरूरी है, ये एबल है लेकिन नेसेसरी है। जो हमने बात करी, चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, लिखने के लिए हाथ और पेन के बीच फ्रिक्शन चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरह से चलिए सब बातें, कुछ कंसेप्चुअल बातें भी हम करते हैं आपसे, और आप इसको थोड़ा सा पढ़िए भी, अपनी एनसीईआरटी से पढ़िए। सबसे बढ़िया एनसीईआरटी में ये सारी बातें आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। अब थोड़ी सी हम बात कर लें रोलिंग फ्रिक्शन की। जो रोलिंग फ्रिक्शन है, ये रोलिंग फ्रिक्शन है तो बहुत कॉम्प्लेक्स। रोलिंग फ्रिक्शन की जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन थोड़ी सी इसको लाइटली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हल्के ढंग से इसको समझते हैं। चलिए, तो क्या है रोलिंग फ्रिक्शन? अभी तक हम लोग स्लाइडिंग पढ़ रहे थे, स्लाइडिंग, हर जगह स्लाइड यूज कर रहे थे। अब ले रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिए, आगे रोलिंग मोशन पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब कोई बॉडी रोल करता है, रोल करने का मतलब रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे साइकिल का व्हील, जब साइकिल चलता है, गाड़ी का व्हील, गाड़ी का जो व्हील है, जब गाड़ी चलती है तो क्या होता है, व्हील रोटेट करता है और आगे बढ़ता है। ऐसे मोशन को जो रोटेट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसे मोशन को कहते हैं रोलिंग मोशन। डिटेल स्टडी हम लोग रोटेशनल मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तब जब रोलिंग के समय जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बहुत ही कम टच करता है बॉडी अपने नीचे की सरफेस को, यानी रोलिंग बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है बहुत ही कम होता है। अप्रॉक्स एक पॉइंट पर रोलिंग बॉडी सरफेस को टच करता है। इन कांटेक्ट में जो सरफेस है उसके एक पॉइंट पर वो टच करता है। प्योर रोलिंग के समय, जिस समय प्योर रोलिंग होता है, उस प्योर रोलिंग के समय मतलब कि स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है, उस समय क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है रेस्ट में, और उस समय न तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है न काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो फिर रोलिंग बॉडी रुकता कैसे है? रोलिंग बॉडी को रोल कराने के लिए हमें एनर्जी क्यों देना पड़ता है? फिर बार बार एनर्जी क्यों देना पड़ता है? एक बार यदि साइकिल का व्हील चल रहा है तो फिर हमें दोबारा पैडल क्यों मारना पड़ता है? ठीक है, गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में बार बार जो है हमें इंजन को पिकअप देना होता है, मतलब पेट्रोल डीजल की सप्लाई देते रहना पड़ता है, एनर्जी देते रहना पड़ता है। फिर ऐसा क्यों? जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो फिर क्यों? तो यहीं पर रोलिंग फ्रिक्शन को समझेंगे। जिस समय बॉडी प्योर रोलिंग के समय होता है उस समय बॉडी क्या करता है, अपने कॉन्टैक्ट सरफेस को थोड़ा सा डिफॉर्म कर देता है। डिफॉर्म कर देता है मतलब थोड़ा सा अपने नीचे की सरफेस को थोड़ा वो दबा देता है, मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं रहने देता है। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस ये प्लेन है। अब इस प्लेन सरफेस पर कोई रोलिंग बॉडी आया तो इस सरफेस को प्लेन नहीं रहने देता है, थोड़ा सा इस सरफेस को दबा देता है, वो डिफॉर्म कर देता है, मतलब कि सीधा नहीं होकर के थोड़ा दबा के उसको डिफॉर्म कर देता है, शेप साइज बदल देता है प्लेन का। जब इसको थोड़ा डिफॉर्म कर देता है तो बहुत ज्यादा पॉइंट आ जाते हैं कांटेक्ट में, तो
कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ जाते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ जाते हैं तो इस कॉन्टैक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, इस कॉन्टैक्ट फोर्स का कहिए जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, दैट अपोजेस रोलिंग मोशन एंड दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए लिख लीजिए, अ रोलिंग बॉडी deforms the surface in its contact, due to which a finite area of surfaces come in contact, मतलब एक मेजरेबल एरिया, एक बड़ा एरिया किसका, सरफेसेस, जो सरफेसेस हैं, जो सरफेस कांटेक्ट में उनका बड़ा सा एरिया, कम इन कांटेक्ट एंड a finite contact force starts to act, और एक निश्चित, एक डेफिनेट, फाइनाइट, मेजरेबल कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कॉन्टैक्ट में फोर्स रोलिंग बॉडी के सरफेस और जो बिलो सरफेस है, नीचे सरफेस है, उसके कॉन्टैक्ट में एक कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, मेजरेबल कॉन्टैक्ट फोर्स, फाइनाइट कॉन्टैक्ट फोर्स स्टार्ट्स टू एक्ट, काम करना शुरू कर देते हैं। द कंपोनेंट ऑफ this contact force tangential to the surfaces in contact opposes motion of and this opposing force is rolling friction, यही जो मोशन को अपोज करता है, जो टेंजेंशियल टू सरफेस को टच करता हुआ जो कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट है, जो मोशन को अपोज कर रहा है, रोलिंग मोशन को अपोज कर रहा है, इसी को रोलिंग फ्रिक्शन का नाम मिला है। अब ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये स्लाइडिंग से बहुत छोटा होता है, मेंशन कर लीजिए, रोलिंग फ्रिक्शन is much smaller than sliding friction. देखिए इसका हम लोग फायदा उठाते हैं। जितने भी मशीन का, गाड़ी का जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, ये रोटेटिंग पार्ट्स के साथ में बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं। बॉल बियरिंग में क्या होता है कि ये जो बियरिंग होते हैं इसमें ये बॉल्स होते हैं इस तरह से। जब मशीन का पार्ट या फिर गाड़ी का व्हील रोल करता है, रोटेट करता है, तो उसके बॉल बियरिंग में जो ये स्फीयर्स डाले हुए हैं बॉल, ये स्फीयर्स रोल करता है। इसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत कम होते हैं, और फ्रिक्शन यदि कम होगा तो नेचुरली है कि आपका एनर्जी कम बर्बाद होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके बर्बाद करता है। तो फिर एनर्जी की बर्बादी नहीं होगी, कम से कम बर्बादी होगी, तो फिर आपका अधिक से अधिक एनर्जी यूटिलाइज होगा।
यदि मोशन कर रहे हैं तो मोशन को कम अपोजिशन मिलेगा, तो ज़्यादा मोशन होगा। एंड सो ऑल पार्ट्स ऑफ मशीन्स which is rotating has ball bearing। चलिए, क्यों? rolling friction is much smaller than sliding friction। अब फ्रिक्शन की सारी कॉन्सेप्ट्स आप ले लिए, फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ा दूंगा। पहले सर्कुलर मोशन में अभी तक आप मोशन पढ़ चुके हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की स्टडी कर लेंगे पहले, उसके बाद मैं आपके एनसीईआरटी में आ जाऊंगा, देन उसके बाद फिर एस सी वर्मा की बुक में आ जाएंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, बट कॉन्सेप्ट पहले ले लेते हैं। और हमने आपसे बोला है कि कॉन्सेप्ट को नोटबुक में नोट करिए, और नोटबुक से देख करके प्रॉब्लम करिए, वीडियो देख करके नहीं, ठीक है। नोटबुक में नोट करिए पहले, जिससे कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिखने के समय याद हो जाते हैं, फिर आप उसको यूज करिएगा तो आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन inclined on a rough inclined plane, on a rough inclined plane, rough inclined plane, rough inclined plane पर अब हम ले रहे हैं मोशन। इससे पहले आपने स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन को पढ़ा है, अब रफ इंक्लाइंड प्लेन ले रहे हैं। अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है हमारा, इसमें फ्रिक्शन है, रफ है, रफ मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होगा। इस पर लिया हमने एक बॉडी, एक ब्लॉक लिया। अब ये ब्लॉक यहां से स्लाइड कर रहा है, ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड, इट्स एक्सेलरेशन इज ए। अब ब्लॉक पर हम फोर्स दिखाएंगे, ए का पता लगाएंगे। तो चलिए पहले वेट लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के एंगल थीटा ले लें, बॉडी का वेट mg, सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये लिया हमने r, बॉडी नीचे तरफ जा रहा है, बॉडी का मोशन रिलेटिव टू इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड। जो मोशन आप देखते हैं वो रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन दिखाइए। तब इस बॉडी को आप क्लियरली देख रहे हैं नीचे जाते हुए, इसका रिलेटिव मोशन है डाउनवर्ड, तो इस पर फ्रिक्शन होगा अपोजिट टू रिलेटिव मोशन अपवर्ड। अब ये फ्रिक्शन काइनेटिक लेंगे, जैसा कि आप जान चुके हैं बॉडी मोशन में होता है तो फ्रिक्शन काइनेटिक होते हैं। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे, प्रॉब्लम करना है फोर्स का तो फ्री बॉडी डायग्राम लेना है। फ्री बॉडी डायग्राम पर जैसा कि हमने आपको सिखाया है कि फोर्सेस पर वेक्टर नहीं देते हैं, ठीक है, लाइन से वेक्टर के डायरेक्शन दिखाते हैं। अब जैसा कि हमारा 3 स्टेप्स है फोर्स के प्रॉब्लम का, तो 3 स्टेप्स है जो हमने आपको दिया है। फर्स्ट स्टेप ड्रॉ फोर्सेस, फोर्स के ड्राइंग हो गया। सेकंड स्टेप रिजॉल्व फोर्सेस अलोंग लाइन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। तो चलिए रिजॉल्व करते हैं। नाउ लेते हैं परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन, अलोंग लाइन ऑफ मोशन, 2 लाइंस लिया हमने, ठीक है। अब ये जो 2 लाइंस लिया हमने, 1 लाइन अलोंग लाइन ऑफ मोशन, क्योंकि मोशन तो ऐसे है इंक्लाइंड प्लेन पर, तो कोई ऐसे चलेगा, ऊपर या नीचे चल सकता है कोई, तो लाइन ऑफ मोशन इंक्लाइंड प्लेन हो गया हमारा। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, दूसरी लाइन mg को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि आर ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन है। फ्रिक्शन एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलरेडी अलोंग लाइन ऑफ मोशन है। तो चलिए mg को रिजॉल्व करते हैं। एंगल थीटा जैसा कि आप जान चुके हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन और mg के बीच एंगल, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल सेम होता है, तो कंपोनेंट ऑफ mg हो गया mg cos थीटा। जिस लाइन से एंगल देखा उस लाइन पे cos लगाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन पे फिर ये हो गया mg sin थीटा। नाउ जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि बॉडी आ रहा है डाउनवर्ड, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स हमारा होगा डाउनवर्ड। जिधर रिजल्टेंट फोर्स उधर बड़ा फोर्स, एंड सो
along inclined plane मेंशन कर दीजिए, along inclined plane mg sin थीटा माइनस एफ के निकाला रिजल्टेंट फोर्स, थर्ड स्टेप रिजल्टेंट फोर्स निकाला m इंटू ए, इक्वेशन 1। अब आपको एफ के चाहिए तो एफ के का फॉर्मूला जैसा कि आप जान चुके हैं म्यू के इंटू आर। अब देखिए कि आपको आर चाहिए, एफ के लिए आर चाहिए, तो फिर परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन तो एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो फिर मेंशन करिए परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन आर इक्वल टू mg cos थीटा। इस तरह से कभी भी फ्रिक्शन पे आप काम कर रहे हैं तो एक इक्वेशन फ्रिक्शन की फॉर्मूला को लिख के रख लीजिए, बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने मन में रखिएगा इस बात को। अभी फिलहाल नोटबुक पे लिख लिया करिए, 11 के बच्चे हैं थोड़ा लिख लिया करिए। अब r इक्वल टू परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन जब आप जान चुके हैं mg cos थीटा होता है तो फिर आप ये डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। हो गया, अब हमें सोल्यूशन चाहिए, हमारा काम है ए निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 से एफ के जगह पर म्यू के आर रख लेंगे, हम रख दीजिए बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम मदद ले रहे हैं mg sin थीटा माइनस एफ के जगह म्यू के इंटू आर रखा इक्वल टू m इंटू ए। नाउ आर के जगह पर mg cos थीटा रख लीजिए, ये हो गया mg sin थीटा माइनस म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू ए। नाउ कॉमन लेते चलिए, हमेशा सोल्यूशन के लिए कॉमन लेना अच्छा होता है। sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा इक्वल टू m इंटू ए। m से m कैंसल हो गया, निकल गया a इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। अब यदि आपको एज फॉर्मूला ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज निकालने में 1 मिनट लगता है। आप सीख चुके हैं फोर्स की प्रॉब्लम करना, 1 मिनट लगता है इसको निकालने में। अब देखिए कि जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं ऑलरेडी पीछे कि इंक्लाइंड प्लेन के अलाउंग मोशन 1 डायमेंशनल मोशन होगा। अब देखिए कि ये कांस्टेंट है एंड सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 1 डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जैसा कि हमने आपको सिखाया है मोशन के लिए, जहां से मोशन स्टार्ट हो वहां पे ओरिजिन ले लेंगे। ओरिजिन ले लिया हमने, एक्स एक्सिस ले लिया हमने इंक्लाइंड प्लेन के अलाउंग, वाई एक्सिस ले लिया परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। उसके बाद ओरिजिन को देखते हुए 1D मोशन के फॉर्मूला में ए का वैल्यू रखिए, ठीक है। यदि अपवर्ड है तो ए का वैल्यू पॉजिटिव रखिए, नहीं डाउनवर्ड है तो नेगेटिव रखिए ए का वैल्यू। साइन के साथ इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन को यूज करने के समय ए का आप साइन जरूर सोच लें 1 सेकंड के लिए। उसके लिए जैसा कि हमने आपको सिखाया है, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर अपवर्ड एक्सेस पॉजिटिव लीजिए। 9वीं क्लास से आप लेते आ रहे हैं पॉजिटिव, तो अपवर्ड को पॉजिटिव लेते रहिए, डाउनवर्ड नेगेटिव लेते रहिए। चलिए आज फ्रिक्शन का काम खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद जो है हमारा फोर्स का सारा काम हो जाएगा। देन हम लोग न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।